हरी की इसमें हरी का मतलब मेंढक है, मेंढक को सांप खा गया, ये खा गया। मैं टोटली उस टाइम मैंने कहा कि तो उस टाइम मैंने कहा चलो ठीक है, पेशेंस लूज नहीं करने हैं। एक मौका मिले कि कौन सा लागू करना चाहोगे, सबसे ज़्यादा फोकस किस पे दोगे? तो मैंने कहा सर सोशल जस्टिस। ये पूछा गया कि बच्चों के लिए कि आप कुछ और बताना चाहते हो, तो मैंने कहा मैम मैं बच्चों के बारे में बताना चाहती हूँ। तब भी मैं उनकी मन के यार कि ये आदमी कुछ गड़बड़ करेगा और उसने कर दी। सर आपका नाम? मेरा नाम विजय कुमार थालोर है। ओके, और आपका ऑप्शनल क्या है सर, और मीडियम कौन सा है? मेरा ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर है और ऑप्शनल भी हिंदी है, और एजुकेशन? सॉरी मीडियम भी हिंदी है। एजुकेशनल बैकग्राउंड मैंने एमफिल किया है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से और अभी मैं पीएचडी कर रहा हूँ। ओके, सो कौन सा अटेम्प्ट है सर आपका? ये मेरा चौथा प्रयास है। चौथा प्रयास है। इसके पहले सर आप इंटरव्यू वगैरह फिर मेंस क्या हुआ था? नहीं, इसके पहले मैंने ये कोई इंटरव्यू नहीं दिया था, ये मेरा पहला इंटरव्यू था। और ऑप्शनल मेरा कुछ और था, ज्योग्राफी था, जो कि मैंने इस साल चेंज किया है और पहली बार इंटरव्यू दिया है। ओके, सो सर आप इंटरव्यू देने के पहले जब आए होगे तो उसके पहले तैयारी की होगी इंटरव्यू की, तो क्या क्या तैयारी की उसके लिए, क्या क्या किया आपने? हाँ, तैयारी मैंने करंट पढ़ा था जी। जो इश्यूज थे उनके बारे में थोड़ा थोड़ा ओपिनियन बनाए थे, दो चार पॉइंट जो बोल सकें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी की ज़रूरत पड़ी यहाँ पे। ओके, सो अभी क्या क्या पूछा गया आपसे देखा जाए? मुझसे सबसे पहले तो जो चेयरमैन सर थे उन्होंने एग्रीकल्चर के बारे में पूछा। उन्होंने गोदान के बारे में कि आपको क्या लगता है गोदान एग्रीकल्चर के बारे में क्या बताता है? मैंने कहा हाँ ठीक है। फिर उसके अलावा बाद में कि चलो आपसे एग्रीकल्चर पे बात करते हैं। एग्रीकल्चर में किसान को हम ऊर्जा दाता बनाना चाह रहे हैं, कौन सी क्यों बनाना चाह रहे हैं, कैसे? मैंने कहा सर ये योजना है इसके लिए। फिर उसके बाद में एक बीच में आदमी थे, उन्होंने जो पूछा मेरे को कुछ समझ नहीं आया। और उसके बाद नेक्स्ट जो आए उनके एक दो सवालों के मैंने ठीक जवाब दिए और फिर एक दो पे वो एग्री नहीं किए कि ओपिनियन बेस्ड दी थे कि मैं आपका नज़रिया जानना चाह रहा हूँ कि। और उन्होंने एक सवाल मुझसे पूछा था कि कोई तीन भूल रहा हूँ मैं कौन सा था, और फिर एक बीच में एक उसके बाद जो है उन्होंने जो मैंने जवाब दिए तो वो मेरे डोमेन से सवाल थे। उन्होंने नोवेल्स के बारे में मुझे पूछा। अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली मैंने वो नोवेल सारे पढ़ रखे थे और उस पर मैं जब चेयरमैन सर की तरफ देख रहा था तो वो भी उससे थोड़ा सा एग्री हो रहे थे। फिर एक मैडम थी जो कि नॉर्थ ईस्ट से थी, उन्होंने जो सवाल पूछे तो उससे भी थोड़ा सा वो एग्री थी, थोड़ी नहीं थी। तो मैं भी कह नहीं सकता कि मेरा इंटरव्यू कैसा गया। ओके, सो आपके पैनल का नाम क्या था सर? मैं बीबी व्यास सर के। ओके, और कितने टाइम तक चला आपका इंटरव्यू? टोटल मैंने बाहर आकर लड़के से पूछा, उसने बताया कि 29 मिनट। ओके, 29 मिनट में भी आपका सर ज़रूर होगा क्योंकि सर इतने टाइम तक आपका इंटरव्यू चला। तो सर अगर हम बात करें आपने क्या गलतियाँ की पिछले अटैम्प्ट्स में जो आपके सर एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं हो रहे थे? पिछले अटैम्प्ट्स में देखो, सबसे पहला अटैम्प्ट होता है, उसमें हम यही नहीं सोचते हैं कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। यूपीएससी को जज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब मुझे ऐसा लगता है कि यूपीएससी निकालना कोई बड़ी काम नहीं है। जी बिल्कुल। नहीं सही में नहीं है। अगर आप सही से एनालाइज करोगे पेपर, मुझे एक लड़का ऐसा नहीं मिला आज तक कि मैं पढ़ के गया और मेरे पढ़े हुए से यूपीएससी में सवाल पूछ लिया, तो फिर पढ़ के ही क्यों गए? जी। एक बेसिक नॉलेज आपको चाहिए होता है और उसके अलावा आधा काम गेस पे चलता है प्री में, ठीक है। और आपको क्वेश्चंस की लैंग्वेज और नेचर समझना होता है और आप कर जाते हैं, बहुत अच्छा स्कोर कर जाते हैं। फिर मेंस में भी आपको पेपर को एनालाइज करना होता है और बहुत कुछ आपके उस पेपर में एनालाइज कर लेंगे ना आप ढंग से, तो आपको पहले से पता होगा कि ये सवाल आने वाला है, इसमें मुझे ये लिखना है, ठीक है। तो लिमिटेड चीज़ों तक हम स्टिक रहें और लिमिटेड उन्हीं को बार बार रिवाइज करें, यही एक तरीका है। पहले हम किताबों का ढेर लगाते हैं, मैं ढेर कम करता गया, किताबें अब मेरे पास बहुत थोड़ी बची और उन्हीं में मुझे अब भी लगता है कि चलो ठीक है मेंस तो निकाल ही लेंगे, इंटरव्यू के बाद का पता नहीं। जी। ओके, सर आपको क्या लगता है कि आपके सफलता में आंसर राइटिंग या फिर जो हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल है उसका कितना बड़ा योगदान है? यार देखिए, हिंदी लिटरेचर मेरा पहली बार लिया था मैंने, ठीक है। पहली बार था मेरा ऑप्शनल, पहले ज्योग्राफी था, तो इसका तो मुझे नहीं पता उसमें कितने नंबर हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरा पेपर अच्छा हुआ था कि बुरा हुआ था। और आंसर राइटिंग मैं तो उन कैंडिडेट्स में से हूँ जो बहुत कम करता है, ठीक है। और हाँ, और मैंने हिंदी लिटरेचर के कुछ 2-4 पेपर लिखे थे, उनमें टेस्ट सीरीज में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते थे और बाकी मैंने लिखे नहीं। आंसर राइटिंग करना चाहिए, लेकिन एक दूसरी चीज़ मेरे को ये भी नज़र आई कि जो टेस्ट सीरीज वाले जो होते हैं ना, ये जो सवाल पूछते हैं, इनका नेचर यूपीएससी के सवालों से बिल्कुल अलग होता है। जी। हम जब उनके तो उसके हिसाब पे हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा एक डोमेन बन जाता है कि हम उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, राइट, ठीक है। तो उस चीज़ से भी हमें बचना चाहिए।
चीज़ें उसकी बजाय अगर हम यूपीएससी के पेपरों का आंसर लिखें, यूपीएससी के पेपरों का सही टाइम में आंसर लिखें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। वो सबसे पहले लिखना चाहिए और फिर बाकी आप टेस्ट सीरीज किसी की लिखो। यस, ओके। सो सर, अगर हम बात करें यूपीएससी की तैयारी के साथ क्या स्टेट पीसीएस की तैयारी करना कितने हद तक सही है? मुझे तो लगता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यूपीएससी के लिए लिमिटेड चांस मिलते हैं। स्टेट की करनी है तो उसके बाद ही कर सकते हैं जब यूपीएससी नहीं निकलेगा। तो सीरियस कैंडिडेट हैं तो यूपीएससी को सीरियसली दीजिए। अगर बीच में आ जा रही है तो आप छोड़ेंगे कि यार जल्दी से निकालिए, क्यों 30 साल का वेट कर रहे हो यूपीएससी निकालने का। हम जैसे लोगों को तो बाद में पता चला, 25 साल की उम्र में तो पता चला कि यूपीएससी की एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन आप 25 साल तक 26 साल तक पहले इसको दीजिए और उसको टाइम। हाँ, यूपीएससी की तैयारी से आजकल ज़्यादातर स्टेट पीसीएस सेम ही चीज़ हो गई है जी। तो वो की जा सकती है। जहाँ तक सिलेबस सेम है वहाँ तक ठीक है। अगर कुछ एक्स्ट्रा डिमांड कर रहा है, टाइम की डिमांड कर रहा है, तो नहीं करनी चाहिए, बाद में कर ली। ओके, सो जो नए स्टूडेंट्स हैं आपकी गलतियों के अनुसार आपने जो सीखा है उनको मैसेज दीजिए सर। कि देखो, सबसे पहले तो इस चीज़ को निकाल दीजिए कि यूपीएससी कोई बहुत बड़ा गेम है, ये होगा निकालिए। और दूसरा ये है कि लिमिटेड सोर्सेज तक स्टिक होके रहिए। यूपीएससी के क्वेश्चंस को का नेचर समझिए, क्योंकि डेफिनेटली अगर आप कोशिश करेंगे ना तो उस नेचर को पकड़ ही लेंगे। ठीक है, अगर आप उस नेचर को पकड़ लेंगे तो आपका आधा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि आधी चीज़ें तो जो सिलेक्ट हो जाते हैं उनको खुद ने भी आधा गेस पे ही काम किया था और आधा नॉलेज पे काम किया था। तो एक बेसिक नॉलेज डेवलप कीजिए। ठीक है, एनसीईआरटी कोई कहते हैं तो एनसीईआरटी के अलावा भी सोर्सेज अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं तो उसके अलावा सोर्सेज उनको पढ़िए, टेक्स्ट बुक पढ़िए। जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, करंट के लिए विजन से एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। होना होगा उतने में काम हो जाएगा, नहीं होगा तो उसके बाद कुछ भी पढ़ लो, नहीं होगा। जी, ओके। आशु सर, आपने ऑप्शनल चेंज किया, वो क्या कारण था सर? ऑप्शनल में देखो, सच तो एक यही है कि हिंदी मीडियम में ज्योग्राफी में नंबर कम आते हैं। ठीक है, और मैंने ज्योग्राफी में मैं अपना बेस्ट लिख चुका था आंसर और मेरे मार्क्स आए 242। ओके, तो मैंने कहा कि इससे अच्छा है कि इसके चिपके रहो, इससे अच्छा है कि छोड़ दो। और हिंदी लिटरेचर ही ऐसा है जिसमें हिंदी मीडियम में सिलेक्शन हो रहे थे तो मैंने ले लिया। और मेरा थोड़ा सा लैंग्वेज हिंदी में लिखने का मेरा थोड़ा सा तरीका ठीक है, क्योंकि मैं फेसबुक पर लिखता रहता हूँ, तो मुझे लगा कि इसका फ़ायदा लेते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है। ओके, सो सर एक चीज़ और, जैसे कि आप इंटरव्यू देने आए हो सर, देखा होगा कि यूट्यूब पे तमाम प्रकार के क्वेश्चंस पड़े रहते हैं जो डबल मीनिंग होते हैं। कि जब आप आए हो तो कौन से बस से आए थे, या उसका नंबर क्या था, या फिर तमाम प्रकार के डबल मीनिंग क्वेश्चन। तो क्या ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? सब फालतू बात है, कुछ नहीं पूछते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और वो तो देखते ही समझ जाना चाहिए था यार, ये लोग इतने बड़े लोग इससे बात थोड़ी करेंगे। हाँ, ओके, सो थैंक यू सो मच सर। हम विश करते हैं, हमारे सारे सब्सक्राइबर्स विश करते हैं कि आप फाइनल लिस्ट में आए। थैंक यू सो मच सर। वेल, सो अभी हमारे साथ है गौरव सर, जो कि इंटरव्यू देकर आए हैं। आपने पहले भी गौरव सर के साथ मेरे चैनल पे वीडियो देखी होगी, सर ने यूपी पीसीएस क्लियर कर रखा है। सर आप ये बताइए कि आपका अभी सबसे पहले इंटरव्यू कैसा रहा? देखिए, इंटरव्यू इस बार लास्ट ईयर की अपेक्षा ठीक लग रहा है ऐसा। अब नंबर जब देंगे तभी पता चलेगा कि कैसा रहा। मेन तो उनको कैसा लगा वो मैटर करता है। ओके, सो सर आप अपना अभी नाम बता दीजिए एक बार और एजुकेशन बैकग्राउंड बता दीजिए। मेरा नाम गौरव त्रिपाठी है और मैं आईटी रुड़की से बीटेक हूँ 2018 में, और सेकंड इंटरव्यू है ये मेरा। सेकंड इंटरव्यू है। ओके, सो सर इंटरव्यू के लिए आपने किस तरीके से प्रिपेयर किया था, क्या क्या चीज़ें की थी सर आपने? क्योंकि पहले भी इंटरव्यू दिया तो कहीं ना कहीं गलतियाँ रहेंगी, उनको चेंजेस किया होगा, सुधारा होगा। देखिए, लास्ट ईयर चूँकि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता था इंटरव्यू देते समय, इस बार मैंने उसके लिए मॉक दिए अच्छे खासे और मॉक में प्रैक्टिस की, है ना। और ये इस बार मुझे लगता है कि वो और डेफ पे अपने काम किया। जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसी बेस्ड, जनरली वो क्वेश्चन उसी बेस्ड पूछ रहे हैं, सारा वही पूछ ही रहे हैं, तो उसी में कुछ उनको दिख जाता है तो उठा के पूछते हैं, नहीं तो मतलब वही तैयार कीजिए, सिंपल सी बात है। ओके, सो क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए सर अगर देखा जाए? देखिए, पहला क्वेश्चन जो कि हम लोग ने मतलब रात में ही कल प्रेडिक्ट भी किया था और हम लोग उसको कर भी रहे थे डिस्कशन, पहला यही पूछा कि वो चीज़ बताओ जो डेफ में ना हो। डेफ में तुम्हारा नाम लिखा हुआ है, डेफ में तुम्हारे बारे में सर चीज़ लिखी हुई है, तुम कहाँ से पढ़े हो, कैसे हो, सब लिखा हुआ है, तो वो चीज़ अपने बारे में बताओ जो डेफ में ना लिखी हो। और वो चीज़ बता, मतलब यही सब कि कैसा व्यक्तित्व है तुम्हारा, तुम्हारे व्यक्तित्व में क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, तो बेसिकली वो ये जानना चाह रहे थे। पहला ये था। उसके बाद ये बोले कि प्रियम्बल सुनाओ। सेकंड क्वेश्चन था कि प्रियम्बल सुनाओ जो संविधान में उसको पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल, वो आमुख, बेसिकली उसको हिंदी उन्होंने आमुख बोला। अब आमुख मुझे समझ में नहीं आया, तो बोले प्रियम्बल नाम सुना है? मैंने कहा हाँ सर।
उसको हिंदी क्या बोलते हैं, फिर मुझसे पूछे कि हिंदी उसको क्या बोलते हैं, तो मैंने कहा प्रस्तावना, तो बोले प्रस्तावना सुनाओ। अब मैं प्रस्तावना थोड़ा थोड़ा भूल रहा था, एग्जैक्ट तो याद नहीं था, फिर भी मतलब घीस पीट के किसी तरह सुना दिया। ओके। फिर उसी से आगे बढ़ाए कि अब बताओ इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो तुम चाहते हो हटा देना, और तुमको हटाने का मौका मिले तो कौन सा शब्द हटा दोगे, ओके। कौन सा शब्द लागू करने का प्रयास करोगे। तो फिर यहाँ से डिस्कशन आगे बढ़ाए थे वो। ओके, जी। सो आपने क्या बताया फिर? तो मैंने यही बताया कि सर पहले उन्होंने ये पूछा कि कौन सा शब्द हटाना चाहोगे, तो मैंने कहा सर ये तो मुझे वर्तमान में नहीं सूझ रहा और सभी सब शब्दों का अलग अलग महत्व है। फिर उन्होंने अच्छा तुमको एक मौका मिले कि कौन सा लागू करना चाहोगे, सबसे ज़्यादा फोकस किस पे दोगे, तो मैंने कहा सर सोशल जस्टिस। फिर बोले मैं चाहता हूँ, मैं गवर्नमेंट में बैठा हूँ और मैं चाहता हूँ कि सोशल जस्टिस हटा दिया जाए, मतलब अब क्योंकि भाई इतने साल हो गए हैं तो सोशल जस्टिस हटा दिया जाए और तुम अधिकारी हो, तुम्हें ही नोट बनाना है, तो तुम कौन कौन से तर्क दोगे इसे हटाने का। तो मैंने फिर वही कहा कि सर 7 दशक हो गए हैं हमने सोशल जस्टिस लागू किया, लेकिन ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बहुत पीछे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 130 रैंक है, तो इस कारण हमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाए। फिर दूसरा ये कारण कि अगर सर हम सोशल जस्टिस हटा देंगे और मार्केट बेस्ड इकोनॉमी रखेंगे तो अधिक इनकम जनरेट होगी, वस्तुएं दक्ष उत्पादन होगी। फिर मतलब इन चीज़ों पे वो डिस्कशन ले गए आगे, फिर ऐसे ही पूछते रह गए और मतलब इसी पे घुमा फिरा के वो फोकस थे। जो मनोज सोनी सर का बोर्ड था मेरा, Okay. तो वो मतलब इन्हीं चीज़ों को वो पूछ रहे थे। ओके, सो सर आप जैसे कि इंटरव्यू के पहले जब सोचा होगा कि बोर्ड किस तरीके का, पिछले बार से कितना डिफरेंट लगा? सपोर्टिव था, जो उनका व्यवहार था वो काफ़ी मतलब एक सपोर्टिंग होता है, एक नॉर्मल होता है, वो किस तरह? देखिए बोर्ड मेरे हिसाब से पिछली बार भी बहुत सपोर्टिव थे। यहाँ के जितने बोर्ड्स हैं ना, लास्ट ईयर मेरा TC आनंद सर के बोर्ड में था, तो वो भी बहुत सपोर्टिव था, जो चीज़ भूल रहे थे वो चीज़ सपोर्ट कर रहे थे, बता रहे थे। आज भी ऐसा ही बोर्ड था, जो चीज़ आप भूलो तो उसको बताते हैं, थोड़ा बहुत हेल्प कर देते हैं सामने से। तो बोर्ड जनरली हमेशा ही सपोर्टिव रहता है, आपको कोई प्रेशर फील नहीं होने देते हैं। इस बार थोड़ा सा डिफरेंस ये था कि मास्क लगा दिए थे और फेस शील्ड लगा दिए थे, तो सोचने में सिर दर्द हो रहा था, मतलब क्या चल रहा था। और मतलब थोड़े से उम्र दराज हो जाते हैं तो उन लोग की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी कि मतलब क्या बोलना क्या चाह रहे हैं, आधी बातें मिस हो जा रही थी, तो वापस पूछना पड़ रहा था, सर सॉरी सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी इस बार, क्योंकि मास्क उन लोग ने डबल मास्क लगाए थे, हमें फेस शील्ड लगा दी थी, ग्लव्स लगा दिए थे, सारे कारनामे पहले से कर रखे थे। ओके, सो कितने टाइम तक आपका इंटरव्यू चला सर? मुझे जहाँ तक लगता है लगभग 25 से 30 मिनट चला है इंटरव्यू। ओके, तो सर करंट वगैरह और फिर GS के पोर्शन से कुछ? देखिए करंट उन्होंने यही पूछा बेसिकली करंट में कि म्यांमार, बोले कि भारत म्यांमार में जो है इन्वेस्टमेंट क्यों करे और म्यांमार का क्या फ़ायदा हो सकता है। तो बेसिकली वो इंटरनेशनल रिलेशन से 1-2 करंट के क्वेश्चन पूछे थे। बाकी जनरली मेरा डेफ पूछा कि आपको ट्रैकिंग में इंटरेस्ट है, हरिप्रसाद चौरसिया के बारे में क्या जानते हैं, जैसे मेरा फ्लूट बजाना मेरा एक हॉबी है, तो उन्होंने पूछा हरिप्रसाद चौरसिया का नाम बताइए, उनके बारे में आप क्या जानते हैं। फिर उन्होंने पूछा कि चेस खेलते हैं, कहाँ पे खेलते हैं, और चेस के बारे में जानने के भी इच्छुक हैं कि केवल चेस खेलते हैं। ऐसे क्वेश्चन डेफ में। फिर मैंने IIT रुड़की में एकेडमिक रीइंफोर्समेंट प्रोग्राम पे काम किया था, उस पर पूछा। जैसे हिमालयन एक्सप्लोरर क्लब में मैं था IIT रुड़की में, तो हिमालयन में पूछा कि आप ट्रैकिंग करने जाते थे तो क्या प्रॉब्लम होती थी वहाँ पे, और अगर आपको कुछ वहाँ पर बना दिया जाए, आपको अवसर दिया जाए कि आप उसको दूर कर पाएँ, तो आप कैसे उसको दूर करेंगे। तो ये सब बेसिकली मेरा क्वेश्चन करंट बेस्ड नहीं था, डेफ बेस्ड ही मेरा क्वेश्चन आंसर हुआ था। ओके, तो सर जैसा कि आप हिंदी मीडियम से आए हो, तो सर क्या लगता है कि हिंदी मीडियम से इस बार रिजल्ट क्या रहेगा? हाँ देखिए, मैंने मेंस भी हिंदी मीडियम से ही लिखा है और मुझे नहीं लगता है कि हिंदी मीडियम का इस बार रिजल्ट ख़राब रहेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, मतलब मेरे जानने के जो पिछले साल इंटरव्यू में अपीयर होते हिंदी मीडियम, इस बार जनरली सबकी कॉल आई है। तो होप कि यार इस बार तो अच्छा रिजल्ट आए हिंदी मीडियम का, ये है। एक मैं जो लोग आने वाले समय में इंटरव्यू देने वाले हैं उनसे 1-2 बातें शेयर करना चाह रहा हूँ कि देखिए पहली बात तो ये कि आप मास्क लगा के और फेस शील्ड लगा के थोड़ा सा बोलने का प्रैक्टिस कर लीजिए, जो लोग भी अभी आ रहे हैं इस समय इंटरव्यू देने। दूसरी फेस शील्ड हटाने का भी तो बोल रहे हैं। हाँ, मास्क और फेस शील्ड लगा के प्रैक्टिस करने से आपकी आवाज़ जो है क्लियर वहाँ तक जा रही है कि नहीं, एक बार ये चेक कर लीजिए। पहला तो ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा RT-PCR रिपोर्ट और जो ID कार्ड है वो अपने सबसे ऊपर रखें, क्योंकि बार बार हर जगह चेक हो रहा है, तो आपको बार बार ऐसा ना हो कि मेरी फाइल टूट गई, मतलब फट गई मेरी फाइल बार बार निकालने के चक्कर में। तो वो चीज़ किसी के साथ दोबारा दिक्कत ना हो, तो ये आप लोग रखिए। और इसके बाद जो मेडिकल है तो वो तो अब कल होगा ही मेडिकल, तो उससे जी। तो सर जो आपने पिछली बार इंटरव्यू दिया था, तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या गलतियाँ लगी आपको कि ये गलतियाँ थी मेरी? पिछली बार मैंने जो मेन क्वेश्चन था कि IIT के बाद, इतना अच्छा ग्रेडिंग के बाद, KVPI स्कॉलरशिप के बाद तुम क्यों सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हो,
तो वो मैं नर्वस हो गया था। वहाँ पे मैंने प्रैक्टिस हालांकि की थी इस क्वेश्चन की, उसका आंसर नहीं दे पाया था लास्ट ईयर। इस बार वो क्वेश्चन ही नहीं आया, इस बार वो पूछा ही नहीं इन्होंने। मुझे लगता है उन्हें पता होगा कि लास्ट बार ऐसा कुछ पूछा जा सकता है, तो इन्होंने इस बार ये चीज़ पूछी नहीं। इस बार बेसिकली यही पूछा कि वो चीज़ बताओ जो डेफ में नहीं है। तो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हार्श नहीं था, लास्ट बार मेरा इंट्रोडक्शन बहुत हार्श हुआ था। वहाँ पे problem हुई। ओके, सो जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा जो तैयारी करना है? हाँ देखिए, नए स्टूडेंट के लिए मैसेज यही रहेगा कि लगे रहिए, और अगर आप सिविल सर्विसेज के लगे हैं दिल से तो आज नहीं कल सिलेक्शन होना है, घबराना नहीं है। मैं खुद दूसरी बार इंटरव्यू दे रहा हूँ, मुझे पता है कि इंटरव्यू के बाद न सिलेक्शन होने का दर्द प्री से पहले छट जाने के दर्द से बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये मुझे पता है, मेरी खुद की फीलिंग है। तो मैं सबसे यही कहूँगा कि यार लगे रहो शांति से और इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करो, प्री मेंस इंटरव्यू साथ साथ करते रहो, होगा सिलेक्शन, कैसे नहीं होगा। ओके समय सर, ऑप्शनल के बारे में बता दीजिए। हाँ देखिए, मेरा भूगोल था ऑप्शनल, ठीक है, और भूगोल ऑप्शनल इस बार भी मैंने आपने चेंज भी किया था पहले, हाँ उसके बारे में। जी, मैंने भूगोल था मेरा 3 साल से, इस बार मेरा भूगोल ही है। अब मैंने चेंज करके मतलब हिंदी ले लिया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरा भूगोल बहुत ख़राब हुआ है। तो इस वजह से मैं ये भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरी इंटरव्यू कॉल आएगी, इतना ख़राब हुआ था मेरा भूगोल। तो अब आ गई है तो बात अलग है। हालांकि मैंने अब हिंदी लिटरेचर ले लिया है, क्योंकि मेरा मीडियम हिंदी है। तो मुझे लगता है जो कंटेंट मटेरियल है और जो टॉपर्स की कॉपी है जिससे आप सीख पाते हो, तो वो सब ज़्यादा अच्छे से हिंदी साहित्य का अवेलेबल है। इस वजह से मैंने स्विच कर दिया, और मैं नंबर भी नहीं आ रहे थे मेरे 3 बार से लगातार, तो ये कारण रहा है। आपका नाम? शालू, एजुकेशन बैकग्राउंड क्या मैम? बीटेक कंप्यूटर साइंस से ओके, है। और मैम आपका कौन सा अटेम्प्ट है ये मेरा 3rd अटेम्प्ट है। और आपका ऑप्शनल और मीडियम? पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस है ऑप्शनल, और मेरा इंटरव्यू का मीडियम हिंदी है, और बाकी और एग्ज़ाम्स का मेंस का इंग्लिश था। ओके मैम, इसके पहले आपने कोई एग्ज़ाम्स और क्लियर किए हैं, उनके बारे में बताइए। नहीं, मैंने ये एग्ज़ाम अभी इससे पहला इंटरव्यू दिया है अपना, और कोई एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं इसके पहले और यूपीएससी का अटेम्प्ट दिए? यूपीएससी का अटेम्प्ट दिया था, उसमें प्रीलिम्स मेरा नहीं हुआ था, तो ये पहला मेंस Yes. और पहला इंटरव्यू जी है। मैम। ओके, सो मैम आपने इंटरव्यू में क्या पूछा गया, इसके पहले आप ये बताइए कि आपने इंटरव्यू के लिए तैयारी कैसे की थी मैम? क्या क्या आपने सोचा था कि हम इस तरीके से तैयारी, मॉक्स वगैरह हो गया, फिर जो अलग DAF वगैरह हो गया? तो मैंने मॉक्स दिए थे बहुत सारे, और मेरे जो भी डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी था मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड या फिर हॉबीज़, उन सब के रिगार्डिंग मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख लिए थे और क्वेश्चंस की लिस्ट प्रिपेयर की थी, तो उसी हिसाब से मैंने प्रिपेयर किया था। जी और जी ओके। सो मैम क्वेश्चंस आज क्या क्या पूछे गए आपसे? जो मेरे हॉबीज़ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए, क्या और हॉबीज़ हैं आपकी मैम? ट्रेडिशनल नॉलेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ओके, और बच्चे मुझे अच्छे लगते हैं तो उनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया। और जी किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए मैम? क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल थे, कोई भी आंसर कर सकता है, तो उसमें कोई प्रिपरेशन होने की भी ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हो, पर्सनालिटी आपकी जैसे है, बस वैसे ही दिखना है। हाँ, तो मैम क्वेश्चंस बताइए कि आपसे पर्टिकुलर क्या पूछा गया था उनके बारे में मैम? मुझे पूछा गया कि बच्चों के लिए कि आप कुछ और बताना चाहते हो, तो मैंने कहा मैम मैं बच्चों के बारे में बताना चाहती हूँ। और ट्रेडिशनल नॉलेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उन्होंने पूछा कि आप कोई ऐसा बताइए जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। और मेरा एजुकेशन जो है स्कूलिंग नवोदय विद्यालय से हुआ, तो उसके बारे में क्वेश्चंस पूछे मुझसे। इसके अलावा मैम करंट और GS वगैरह से? करंट और GS से मुझसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा, मेरा कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड था, इसलिए साइबर सिक्योरिटी के बारे में मुझसे पूछा। साइबर सिक्योरिटी के बारे में, ओके। सो मैम जब आप इंटरव्यू देने गए थे तो आपने क्या सोचा था कि इस टाइप के मुझसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, या फिर जो एक कंफर्टेबल जोन या फिर कूलनेस जो होती है, क्या सोचा था कि वैसा माहौल मुझे वहाँ पे मिला? नहीं, बोर्ड जो थे बहुत कोऑपरेटिव थे, बहुत अच्छे थे, और जैसे लग रहा था हम उनसे बात कर रहे हैं, कोई इंटरव्यू हमारा नहीं हो रहा है, तो इसलिए डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ओके, सो कितने टाइम तक चला और आपके बोर्ड का क्या नाम है? आधे घंटे तक चला हमारा इंटरव्यू। ओके, और बोर्ड का नाम क्या था मैम? बोर्ड का नाम ओके ओके, कोई बात नहीं। ओके, सो मैम ये बताइए कि आपने जब इंटरव्यू पिछले बार इंटरव्यू के लिए नहीं आ पाए, प्रीलिम्स ही दिया आपने, तो प्रीलिम्स नहीं हुआ, तो मैम क्या गलतियाँ ऐसी करी आपने जो कि प्रीलिम्स नहीं हुआ? प्रीलिम्स मुझे लगता है कि वो कोई भी स्ट्रेटजी उसमें काम नहीं आएगी, अगर क्लिक होता है तो वो हो जाता है, और नहीं होता है तो आपने प्रिपरेशन की होगी फिर भी आपका नहीं हो सकता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमने नहीं किया अपनी तरफ से। जी ओके, सो मैम कहीं ना कहीं इंटरव्यू तक पहुंचाने में आंसर राइटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, और ऑप्शनल का भी। तो मैम आपके आंसर राइटिंग किस प्रकार से की और क्या रोल रहा आपका?
मैंने आंसर राइटिंग ज़्यादा नहीं किए थे। मैंने जो पढ़ा था मैं पढ़ने पे ज़्यादा अपना टाइम देती थी, और जो पढ़ा था उसको बार बार रिवाइज़ करती थी और दिमाग में उसको रखती थी। और अगर एक बुक है तो मैं उसको जल्दी जल्दी नहीं पढ़ती थी, समझ समझ के पढ़ना है। पर आंसर राइटिंग भी ज़रूरी होता है, तो सबको अपने अपने स्ट्रेंथ पे काम करके अपनी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। ओके, सो मैम जो लोग नए हैं जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? उनके लिए यही मैसेज है कि आप कोशिश करो और सिलेक्शन होगा आपका, और डरना नहीं है, और सोचना है कि हमारा सिलेक्शन होगा बस, चाहे आप जिस बैकग्राउंड के हो। ओके, सो थैंक यू सो मच मैम। मैं और हमारे व्यूवर्स सारे विश करेंगे कि आप फाइनल लिस्ट में आए। थैंक यू सो मच।